यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा? चलिए, राधे राधे। ओके। अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन हमारा चल रहा था। आज बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। इसके बाद हमारा रियल जो रेशो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। हम्म। बिल्कुल। आप ही लोग तो डिमांड करते थे सर चश्मा लगाओ, अब लगा लिया बस। हाँ। चलो बढ़िया। बिल्कुल, बहुत सारा आशीर्वाद। अभी चश्मा नहीं आया है, ये पुराना वाला ही है, जीरो पावर वाला। बाकी कल हमने चश्मे नंबर वाला चश्मा कल ऑर्डर कर दिया है। ठीक है। हाँ जी, सभी को नमस्कार। हम्म। अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। ओके। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। फुल स्क्रीन पर ही आप बने रहें, नहीं है तो फुल स्क्रीन करिए और क्वेश्चंस हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आइए। देखिए, आपसे कहा गया है 10:18, 7:21, 12:16 और 8:20। इन सब में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? ठीक है। कभी भी आप ध्यान रखिए कि अगर अनुपात बड़ा या छोटा पता लगाना है तो आप उसको हमेशा परसेंटेज में, प्रतिशत में कन्वर्ट करते हो और फिर पता लगाते हो कि उसमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। देखो मैं बताता हूं। जैसे एक आपके पास है 10:18। 10:18 को हम क्या लिख सकते हैं? 5:9। दूसरा है 7:21। क्या है? 7 एकम 7 और 7 या 21, यानी इसको 1:3 लिखा जा सकता है। अगला है आपका 12 और 16। 12:16, यानी 4 से 3 बार और 4 से 4 बार। और इसके बाद है 8:20, यानी 4 से 2 बार और 4 से 5 बार। ठीक है। सारे अनुपात कैंसिल हो सकते थे तो हमने कर दिया, नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही हम कर लेते, है ना। अब देखिए, 5 और 9 को आप कन्वर्ट करोगे तो 5/9 × 100। ठीक है। 1/3 100। 3/4 इंटू 100। 2/5 इंटू 100। बात समझ रहे हो, है ना। इसको आप हल करोगे। 5/9 का मतलब होता है 55.55%। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। 3/4 का मतलब होता है 75%। और 2/5 का मतलब होता है 40%। आपने अगर अभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो आपको ये परसेंटेज में सिखाऊंगा, मैं शॉर्टकट्स भी बताऊंगा कि कैसे आप इन सबको कर सकते हो। हम्म। ठीक है, बात समझ गए। ये बन जाएगा 500/9, ये बनेगा 100/3, ये होगा 300/4 और 200/5। सॉल्व करेंगे। अब आप खुद बताइए कि यहां पे सबसे बड़ा परसेंटेज 75 है और ये किससे आया है? 12 और 16 से, या 3 और 4 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। ये कोई ऑप्शन यहां गलत आ गए हैं कुछ, ये कहीं और के ऑप्शन आ गए हैं यहां पे, इनको हटाइए। 3:4 इन सब में सबसे बड़ा होगा। तो आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही पता लगा सकते हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबको 100 से मल्टीप्लाई किया। उम्मीद है आप भावनाएं समझ गए होंगे। हम्म। ओके। चलिए, अगला एक क्वेश्चन आपके सामने है। 36 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। पढ़िए सवाल को। हम्म।
4 की घात 3.5, 4 की घात 3.5 और 2 की घात 5 का अनुपात क्या होगा? देखो, कल भी हमने एक सवाल किया था जो इससे ज्यादा डिफिकल्ट था, ये उससे इजी है। आपको पहले बेस सेम करना है, आपको दोनों का आधार बराबर करना है। इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। और जब भी ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन गया 2 की पावर 7, 3.5 का डबल, और इधर है 2 की पावर 5। अब इसका क्या मतलब है भाई? देखो, ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 में मैंने तोड़ दिया, और ये 2 की पावर 5 है। 7 को हम तोड़ सकते हैं ना, 5 और 2 7 में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 का वर्ग आ जाएगा 4, और इधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1। आंसर आएगा आपका 4:1, 4:1। क्लियर बात? समझ में आई? बाकी आप सर्ड्स एक्सपोनेंट चैप्टर जब पढ़ोगे ना, तो उसमें यह चीज बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत सारी चीजें जो हम वहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो अब आपको अगली एक चीज हम सिखाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि यहां पे क्या चीज है। ठीक है, देखो, आपको रेशो की 3 छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। बहुत ज्यादा इजी बात है, जो आप में से कई लोगों को पता होगी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी बेसिक समझ नहीं आता है, या उनका बेसिक क्लियर नहीं है। केवल उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको कुछ भी बेसिक पता ही नहीं रेशो का। सिर्फ उन लोगों के लिए 3 चीजें मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। इसके बाद अब हमारे जो है मेन क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए, बात समझना। जैसे मैंने कहा कि ए और बी का अनुपात है, ए और बी का रेशो है 5:7। ए और बी का अनुपात क्या है? 5:7। ए और बी का रेशो क्या है? 5:7 है। और इनके पास 2400 रुपए हैं, या चलो ऐसे करते हैं कि ए के पास 3000 रुपए हैं, तो बताइए बी के पास कितना है ना। कई लोगों को यह चीज नहीं करना आती है, इसलिए सिखा रहा हूं, और जिनको आती है बस 5 मिनट आप रुक जाओ, है ना। ठीक है, ए और बी का रेशो 5:7 है। अगर ए के पास 3000 रुपए हो तो बी के पास कितना? बात समझ में आ रही है? तो रेशो चैप्टर में एक चीज ध्यान रखिए कि आपको हमेशा 1 की वैल्यू पता लगानी होती है कि 1 बराबर कितना, 1 की वैल्यू कितनी, है ना। तो अगर 3000 रुपए ए के हैं, तो ध्यान रखो, आपको पता है कि अगर ये 3000 ए के हैं, तो ए के पास कितने हिस्से हैं भैया? 5। आपको हमेशा 1 की वैल्यू पता लगानी होती है, यह चीज हमेशा ध्यान रखें कि 1 बराबर कितना, है ना। तो अगर 5 की वैल्यू 3000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600, है ना भाई। 5 हिस्से इसके पास है, 7 हिस्से इसके पास है, और मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि यहां पे इक्वल शेयर, बराबर हिस्से की बात चलती है ना। तो 1 की वैल्यू, 1 हिस्से की वैल्यू अगर 600 है, तो 7 हिस्से कितने? तो बी का अगर हम निकालेंगे, 1 की वैल्यू 600, तो 7 की वैल्यू कितनी? तो हमारे बी वाले भाई साहब के पास कितने रुपए होंगे? 4200। कंडीशन नंबर 2, अगर ए और बी के पास रेशो 5 और 7 है, एंड लेट से मैंने कहा कि ए और बी दोनों के पास 4800 रुपए हैं, तो बताओ ए के पास कितना और बी के पास कितना? अब देखिए, सिंपल सी बात है, जिसकी बात की जाए उससे डिवाइड करते हैं, है ना भाई। ये ए के पैसे थे, तो आपने ए से डिवाइड करा। अब ये दोनों के हैं, तो दोनों से डिवाइड करोगे। 12 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। और अगर 1 की वैल्यू 400 है, तो 400 का 5 गुना कर दो 2000, और 400 का 7 गुना कर दो 2800। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि दोनों का था तो आपने दोनों से डिवाइड करा, किसी एक का होता तो उस अकेले से डिवाइड करते। ये बात शायद आप समझ रहे होंगे, है ना। तीसरी कंडीशन देखिए, मैंने कहा कि ए और बी का जो रेशो है वो 5:7 है, और कभी भी ध्यान रखो कि लेस या मोर वर्ड आता है, हिंदी में कभी बोलेंगे कम या अधिक शब्द आता है, तो इसका हमेशा मतलब क्या होता है? इसका हमेशा मतलब होता है डिफरेंस, यानी अंतर।
मैंने कहा कि ए के पास बी से 600 रुपए कम है। ए के पास बी से 600 रुपए कम है, 600 लेस। ए हैज ₹600 लेस देन बी। ए के पास बी से 600 रुपए कम है। तो कभी भी ध्यान रखो कि कम या ज्यादा का हमेशा मतलब होता है डिफरेंस। ए के पास 5 यूनिट्स हैं, बी के पास 7 यूनिट्स हैं, तो ए के पास 2 यूनिट कम है। तो ए के पास 2 यूनिट्स कम है, इसीलिए तो 600 रुपए कम है। और आपको तो कैसे भी करके 1 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू कितनी आ गई जी? एक की वैल्यू 300 आ गई। अगर एक की वैल्यू 300, तो 300 का 5 में गुणा करिए 1500, और 300 का 7 में गुणा करिए 2100। ये दोनों के शेयर आ गए, दोनों के हिस्से आ गए। आपको तीनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अगर किसी एक की बात करेंगे तो उसी के रेशो का भाग देंगे। अगर वो पैसा सभी का है तो सभी का भाग देंगे। और अगर लेस मोर कम ज्यादा वाली बात है तो अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे। आया समझ में? हम्म। कोई दिक्कत परेशानी? ओके, चलो अभी और प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करना, ये तो कुछ नहीं था। अब हमारे यहां से इस चैप्टर के अब टाइप वाइज प्रश्न स्टार्ट होते हैं। मतलब सही मायने में रेशो अब अपना शुरू हो रहा है ना। अभी तक तो बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो सब मैंने आपको सिखाया। एबीसीडी अगर 4 लोग आ गए तो चारों के रेशो से डिवाइड करेंगे। सब आएंगे अभी क्वेश्चन, चिंता मत करो। हाँ, देखो आपसे बोल रहे हैं कि ए, बी, सी और डी का रेशो कितना है? 5, 6, 9 और 4, है ना। और आपसे बोल रहे हैं ए और सी के पास बी से 4000 रुपए अधिक हैं, 4000 मोर। जैसे ही लेस या मोर वर्ड सुना, डिफरेंस वाली बात आ जाएगी। देखो ए और सी के पास, तो ए और सी के पास कितने यूनिट्स हैं? 14। और बी के पास कितना है? 6। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 8 का। जबकि रियल में कितने का डिफरेंस है? 4000 का। 8 की वैल्यू 4000, तो 1 की वैल्यू 500। यस और नो? ए और सी के पास बी से 4000, 4000 ज्यादा है, मोर है। तो ए और सी मतलब 5 + 9, और बी मतलब 6। दोनों में डिफरेंस कितने का? 8 का, विच इज इक्वल टू 4000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 500। क्लियर बात? आगे बढ़ो। बी और सी के पास ए और डी से कितने अधिक हैं? तो देखो बी और सी के पास कितना है? बी और सी के पास है 15। ए और डी के पास कितना है? 9। कितना मोर है, कितना ज्यादा है? तो इनके पास 6 यूनिट्स ज्यादा है। अगर एक की वैल्यू 500 है तो 6 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 3000, 3000। आपका आंसर है ऑप्शन सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं? ओके, जैसा बोला है हमने बस वैसा का वैसा ही किया है और कुछ नहीं है। ठीक है। बी और सी के पास 15 यूनिट्स, ए और डी के पास 9 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स ज्यादा है? 6। और रियल में कितना है? 1 की वैल्यू 500, तो 3000 ज्यादा है। तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आराम से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ोगे एक बार में समझ में आएगा। ठीक है। नहीं ऋषभ, सेम है सब।
चलो और देखो अगला क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे आसान क्वेश्चन है, आप लोग ही इसके आंसर दे सकते हो, बता दो जल्दी से। हाँ पीडीएफ मिलेंगी आपको सभी। ओके हाँ जी, इंदौर से लाइव है हम। यस हिमांशु। पतंजलि का आई ड्रॉप यूज करिए, आई साइड वापिस आ जाता है। अच्छा आयुष, ऐसा होता है क्या? ओके चलो भाई देखें, आपसे कहा है चार नंबर्स हैं जिनका रेशो है 2, 5, 3 और 8, है ना, और इनका योग 432 है, इनका सम 432 है। अब देखो चारों नंबर्स का योग 432 है, यानी चारों से डिवाइड करेंगे तो 2 + 5 7 +3 10 +3 8 हो गया आपका 18। 18 से डिवाइड करोगे तो 18 2 जा 36 और 18 4 जा 72, 24 बार कट गया। पहली और चौथी संख्या बतानी है तो फर्स्ट और फोर्थ, ये फर्स्ट नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, इनका सम बताना है तो 8 और 2 10, एक की वैल्यू 24 है, तो फर्स्ट और फोर्थ की वैल्यू क्या होगी? 240 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी 240 240। अच्छा, सुप्रिया बोल रही है सर पतंजलि का यूज मत करना, पहले मेरी आंखें ठीक थी अब खराब हो गई। चलो समझ में आ गया इतना। अगला देखिए, ये भी आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, हो गया। देखो दो नंबर्स हैं जिनका रेशो 13:20 है और इनका डिफरेंस, रियल में डिफरेंस 189 का है जबकि रेशो में डिफरेंस 7 का है, तो 7 2 जा 14 7 7 जा 49। तो उसमें छोटा नंबर कौन सा है? अगर 1 की वैल्यू 27 है तो छोटा नंबर यानी 13 की वैल्यू क्या होगी ये पता लगाना है। 13 7 जा 91 का 1 कैरी हो गया 9, 13 2 जा 26 प्लस 9 कितना हो गया 35। आंसर इज 351 यानी सी। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। ए का 40% बी के 35% के बराबर है। अगेन बेसिक क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है, आप इसको बस ऐसे समझो। कई लोग जल्दी जल्दी में 40 और 35 को देख के बोलते हैं आंसर 8 और 7 आएगा, जबकि आंसर उल्टा आएगा। ए का 40% बी के 35% के बराबर है, ए को यहीं रहने दो, बी को यहां ले जाओ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 35 को वहीं रहने दो और 40 इधर चला जाएगा, 40 इधर आ जाएगा ना भाई, ए यहां है बी इधर आ गया, 35 यहां है 40 नीचे जाएगा, दोनों 5 से कैंसिल हो गए, तो 5 से कैंसिल हुआ 7, 5 से कैंसिल हुआ 8। आंसर इज 7:8, 7:8। बोलो ओके है। नेक्स्ट, ठीक है, यहां पे थोड़े परसेंटेज की हमें जरूरत पड़ेगी। आपने अभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है, घबराना नहीं है, आपको परसेंटेज चैप्टर की सबसे पहली क्लास में ही मैं सिखाऊंगा कि ये सब कैसे कैलकुलेट होते हैं। अभी आप इनकी चिंता बिल्कुल ना करें, है ना।
जैसे 16 2/3 है तो इसको हम 1/6 बोल सकते हैं, और 62 1/2% को 5/8 बोल सकते हैं। कैसे? इसका शॉर्टकट तो आपको परसेंटेज में सिखाऊंगा, फिलहाल आप इसका लॉन्ग मेथड सीखें। 16 3 जा 48 प्लस 2, दिस इज 50/3, और परसेंटेज का 100 यानी 1/6, है ना। इधर आ जाओगे, 62 का डबल 124 प्लस 1, 125/2, एंड परसेंटेज का 100, तो 25 से 5 टाइम्स, 25 से 8 टाइम्स, तो दिस इज 5/8। तो ऐसे हम टफ परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज परसेंटेज चैप्टर में सीखेंगे। नाउ ए का 16 2/3% इज इक्वल टू बी का 62 1/2%, राइट। तो ये ए आ गया, ये आपका बी आ गया। अब देखिए, या चलो ऐसे कर लो, पहले इसको आप 1/6 लिख सकते हो और इसको आप 5/8 लिख सकते हो, है ना। अब ये ए रहेगा, ये बी रहेगा। आपके पास 5/8 अपनी जगह है, 1/6 को आप 6/1 कहोगे, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 30/8, 5 6 जा, और ये 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 15/4। तो 15/4 को हम क्या बोल सकते हैं? 15/4, 15:4। समझे? हाँ, कोनो दिक्कत परेशानी? ठीक है। और एक और सिंपल, सामान्य, साधारण, आसान सवाल, आंसर दीजिए। ए बी का 4 गुना है, बी सी का दुगना है। देखो, इसको आप सिंपल तरीके से, इसके दो तरीके हो सकते हैं। ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी, तो ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी, ए बी का 4 गुना है और बी सी का दुगना है, तो ए बी का 4 गुना, बी सी का दुगना। अब आप ए बी और बी सी को मर्ज करके ए बी सी बना सकते हो, 4:1 एंड 2:1। तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 2, ये बन गया 8, ये बन गया आपका 2, और ये बन गया आपका 1। तो आंसर आ गया 8:1। ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि आप अगर इतना भी मेहनत नहीं करना चाहें तो आप थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हो। कैसे? देखो, आपसे बोला ए बी का 4 टाइम्स, बी सी का 2 टाइम्स, मतलब ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, तो आप ऑलवेज कहां से स्टार्ट करोगे? आप सी से स्टार्ट करोगे, है ना। सी से प्रारंभ करोगे, तो सी को आप 1 मान लो, 1 एज्यूम कर लो, आप कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 9 10 1000 5000, कुछ भी एज्यूम कर लो, सेम रहेगा। तो आपने सी को 1 एज्यूम करा, तो बी सी का दुगना है, सी का दुगना है, इसका डबल है यानी 2, और ए बी का 4 गुना है, इसका 4 गुना है, इसका 4 टाइम्स है यानी 8। तो आंसर आ गया आपका 8:1। आप एंड यूजर देखते हो, आखिरी वाला देखते हो कि वो कौन है। ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, तो स्टार्ट फ्रॉम सी, सी से शुरू करो, काम खत्म। शिवांश, परसेंटेज में सिखाएंगे हम आपको, 1/6 5/8 कहां से आया। सुनते नहीं हो आप, लग रहा है। अगला, ओके। देखो, ए बी का 500% है, बी सी का 2/3 है। मैंने आपको शायद किसी क्लास में बताया भी था कि बी सी का 2/3 है,
जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। ये सवाल इतना अच्छा है कि यहां तो और कुछ एज्यूम करना ही नहीं है। बी सी का 2/3 है, अगर सी को 3 मानेंगे तो बी क्या हो जाएगा 2। और ए बी का 500% है। देखो 500% मतलब 5 टाइम्स, 500% यानी 5 गुना। तो इसका 5 गुना क्या आएगा 10। ये आंसर है 10/3। आया समझ में। सी अगर 3 होगा तो बी 2 होगा। और ए बी का 500% है, 500% यानी 5 टाइम्स, 5 गुना। तो 2 का 5 गुना 10, आंसर आएगा 10/3। ओके, सिंपल सवाल थे ये। टाइप नंबर 2, ये अच्छा टाइप है, बड़ा टाइप है थोड़ा ये। पढ़ें आप पहले इस सवाल को अच्छे से, फिर हम आपको और इसकी चीजें बताते हैं। हम्म। एक व्यक्ति भोजन यानी फूड, किराया यानी रेंट, और शिक्षा यानी एजुकेशन पे खर्चा करता है। इस पे 3 रुपए लगाता है, इस पे 4 लगाता है, तो इस पे क्या लगाता है 5 लगाता है। उसके खर्च में 40%, 50%, 20%। उसके खर्च में 40% की वृद्धि हो गई, फिर उसके एक खर्च में 50% की वृद्धि हो गई, और उसके एक खर्च में 20% की वृद्धि हो गई। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आया हमें तो, है ना। देखो हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 40% प्राइस बढ़ गया यानी वो 140% बन जाएगी। अगर कोई चीज 50% महंगी हो गई यानी वो 150% बन जाएगी। इसी प्रकार अगर कुछ 20% उसकी प्राइस बढ़ गई तो वो पहले से 120% हो जाएगी। समझ आ रही है बात। तो पहले फूड पर जो एक्सपेंडिचर था इट वॉज 3, 40% बढ़ गया। रेंट पे 4 था, 50% बढ़ गया। एजुकेशन पे 5 था, 20% बढ़ गया। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि तीनों में परसेंटेज कॉमन है, इसको हम हटा सकते हैं, है ना। यहां पे 0 कॉमन है, इसको भी हटा दीजिए। 14 3 14 का 3 गुना, 15 का 4 गुना, और 12 का 5 गुना, ये आ गया। क्या ये और कैंसिल हो सकता है? 6 से 7 बार, 6 से 10 बार, और 6 से 10 बार। आंसर इज 7 10 10। ये आ गया उसका नया रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। नए उसका जो खर्चा है उसका अनुपात ये होगा। क्लियर है? 3 4 5, 40% इंक्रीज, 50% इंक्रीज, 20% इंक्रीज। 14 3 42, 15 4 60, 12 5 60। ये सब और 6 से कैंसिल हो गए, तो फाइनली उसका जो नया रेशो है वो 7 10 10 आ गया। फिर किसी का सवाल हो सकता है कि सर मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि देखिए मान लीजिए मैं किसी चीज पे 300 रुपए का खर्चा कर रहा हूं, किसी चीज पर मैं 300 रुपए का खर्चा कर रहा हूं। अब मेरा खर्चा 50% बढ़ गया, तो नया खर्चा कैसे निकालेंगे? 150% निकाल देंगे, गुणा करते हैं। ये सब परसेंटेज में आप सीख जाओगे। बस 2 चैप्टर तक पेशेंस रखना है, रेशो और परसेंटेज, उसके बाद आपको हर चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर मैं इसका 150% निकालूंगा तो नया खर्चा क्या हो जाएगा 450। तो मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालने से डायरेक्ट नया खर्चा पता चल जाता है, इसलिए हमने 3 × 4 × 5 किया। और आगे बढ़ते हैं। हम्म। मानसिक तनाव का कारण बताओ, क्यों मानसिक तनाव हो रहा है आपको? ऐसा क्या संकट आ पड़ा है? हर लेवल के प्रश्न आएंगे, अभी रुको तो जरा, अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है।
ठीक है। हाँ, आपको हर चैप्टर की शीट मिल जाएगी विदाउट सॉल्यूशन वाली, ओनली क्वेश्चंस की, चैप्टर खत्म होने के बाद। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4, 3 और 2 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात 243 है। कुल खर्च किया गया किराया 5,200 रुपए है। तो बस का किराया ज्ञात करिए। सुनिएगा बात बहुत प्यार से। देखो, ट्रेन, बस और कार का रेशो कितना है? 4:3:2। और ये किस चीज का रेशो है भैया? ये डिस्टेंस का रेशो है, उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है। ठीक है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात, इनका जो किराया है, जो फेयर लग रहा है, किराया लग रहा है, उसका रेशो क्या है? 243। अब मैं आपको एक बहुत काम की चीज बताने वाला हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे कई सवाल आते हैं और इनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। हम्म देखिए, डिस्टेंस का रेशो है 4:3:2 और फेयर, किराए का अनुपात है 243। जब भी चीजें आपको रेशो में दी रहें, अनुपात में दी रहें, तो आप क्या करिए, आप जो अनुपात में चीजें दी हुई हैं उसी को वैल्यू मान लो, उसी को आप मान लो कि यही वो चीजें हैं, है ना। जैसे भाई, ट्रेन से मान लो 4 किलोमीटर, हम मान लेते हैं कि सारी दूरी किलोमीटर में है और सारा किराया रुपए में है, और ये जो किराया है ये पर किलोमीटर का है ना। मान लो 1 किलोमीटर का 2 रुपए, तो 4 किलोमीटर का खर्चा कितना आएगा? 8 रुपए। 1 किलोमीटर बस से जाने का 4 रुपए, तो 3 किलोमीटर का खर्चा कितना? 12 रुपए। 1 किलोमीटर कार से जाने का खर्चा 3 रुपए, तो 2 किलोमीटर जाने का कितना हो गया? 6 रुपए। जो अनुपात दिया है उसी को मान लो कि वही वैल्यू है। ठीक है। चलो, अब क्या करें भैया? क्या ये और शॉर्ट हो सकते हैं क्या? तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल और 2 से कैंसिल। ये पता है क्या है? ये उनका जो कुल खर्चा हुआ है, टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ है, ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर हुआ है, ये उसका रेशो आपको मिल गया, जो रियल में कितना है? 5200। जो रियल में कितना है? 5200। 6 + 4 + 3 हो गया 13। 1 की वैल्यू 400। तो आपसे पूछा है कि बताइए बस का किराया, ये बस है, बस का रेशो 6 है। आपसे मैं बार बार कहूंगा कि 1 की वैल्यू मिल गई तो आप कुछ भी पता लगा सकते हो। तो बस पर जो खर्चा किया गया होगा वो रियल में 2400 रहा होगा। ये आंसर है। परमानेंट है भाई, नरोत्तम परमानेंट है जीडी। बोलिए। हम्म आया समझ में? है ना। हमने अभी और ऐसे सवाल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बस ये समझो कि जो रेशो दिया है आप मान लो कि ये वही चीज है ना। भाई 4:3:2 का अनुपात है, तो 4 किलोमीटर 2 रुपए के हिसाब से, 3 किलोमीटर 4 रुपए के हिसाब से, 2 किलोमीटर 3 के हिसाब से। और कैंसिल हो रहा था तो कर दिया। ये इनका खर्चे का अनुपात आ गया, इनका टोटल 13, रियल का खर्चा 5200, 1 की वैल्यू इतनी, 400 का 6 में गुणा कर दिया, बस पे किया गया खर्चा 2400। अगला सवाल। हम्म आया मजा? हम्म
एक व्यक्ति अपनी 8,600 रुपए की राशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटता है। हर पुत्री को भतीजे से 4 गुना और हर पुत्र को भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त होता है। सुनना बात, उसके कितने बच्चे हैं? उसके सन पुत्र कितने हैं? 5 हैं। बेटियां डॉटर कितनी है? 4 हैं। और भतीजे यानी नेफ्यूज कितने हैं? वो हैं आपके 2। छोटा सा परिवार है ना, मात्र 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, 2 भतीजे हैं, है ना। अब इनके बीच में कोई पैसा बांटना है ना। तो इस बार मानने की जरूरत तो है नहीं भाई, हमें रियल में तो पता है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स ऑफ ईच नेफ्यू। हर पुत्री को भतीजे का 4 गुना मिलता है। माना कि हर भतीजे को 1 रुपए मिले तो हर पुत्री को इनका 4 गुना मिले, और हर पुत्र को भतीजे का 5 गुना मिले, यानी इसका 5 गुना मिले तो वो 5 मिले। अगर भतीजे को 1 मिले तो उसकी पुत्री को इसका 4 गुना और इसका 5 गुना हर एक पुत्र को मिले, ऐसा यहां पे कवि कह रहे हैं। ओके, तो देखो ये तो नंबर ऑफ पर्सन हो गए और ये उनके रुपए हो गए। 5 पुत्र को 5-5 मिले, 4 पुत्रियों को 4-4 मिले, 2 भतीजों को 1-1 मिले। तो ये आ गया उनका टोटल पैसे का हिसाब किताब की किसको कितना देना है। क्लियर है बात। अब मुझे बताओ कि मुझे कितना पैसा बांटना है जी? 8,600 रुपए। तो 25 + 16 + 2 43 होता है क्या? 43 का डबल यानी 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। अब सुनना क्या पूछा है वो भी ध्यान से देखना। आपसे बोला है प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताइए। प्रत्येक यानी प्रत्येक बेटी को कितना मिला? 200 का गुणा अगर आपने 16 में कर दिया तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारी बेटियों को जितना मिला है वो है, और बेटियां कितनी है? 4 हैं। तो हर बेटी को कितना मिल रहा होगा? 800। आप 200 का गुणा डायरेक्ट 4 में भी कर सकते थे, तब भी आंसर आपका 800 आता। जितने लोग हैं उतने में बांटना है, यह ध्यान रखना है। क्लियर? कोन्हू दिक्कत परेशानी? हम्म, ठीक है। आया समझ में? 5 बेटे 5-5 रुपए, 4 बेटियां 4-4 रुपए, 2 भतीजे 1-1 रुपए। ये रेशो आ गया। इनका टोटल कितना है? 43 है। 43 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू 200, 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो सारी बेटियों का पैसा आएगा, और 1 का निकालना है तो 4 का भाग देना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर उससे भी आ जाएगा। हम्म, मजा आ रहा है? मजा आपको खूब आएगा, आप बस रेगुलर रहिए। शुरुआत में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और जो आपसे कहा जा रहा है वो करते चलिए। आप खुद कहेंगे कि सर अब हम मैथ्स आपसे अच्छा पढ़ा लेंगे। आप बस करते तो चलो। हम्म, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा भाई, हर एग्जाम के लायक है, लेकिन समय लगेगा, है ना। मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स, और आप एसएससी की बात करें, ये सबसे हाई लेवल के, मतलब ये सब कुछ कवर कर लेते हैं, लेकिन समय लगता है, क्योंकि हर टाइप हर चीज पढ़नी है। हाँ, जो मेरी मैथ्स की बुक है उसमें सारे क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। पूरा हो जाएगा अभिषेक। देखो सेम बात है, एक क्रिकेट मैच में ए है, बी है और सी है।
ए ने 1,000 रुपए क्रिकेट मैच में एबीसी की टिकट है ना, एक टिकट का प्राइस 1,000 है, एक का प्राइस 500 है और एक का प्राइस 200 है। ठीक है जी। अब इनमें जो टिकटों की बिक्री हुई, जो सेल्स हुई, बिकी, उसका रेशो कितना है? उसका रेशो है 3, 2 एंड 5, है ना। और टोटल कितना पैसा मिला है? 2.5 करोड़ मिला है। उसको आखिरी में देखते हैं, पहले आप इसको समझ लो। भाई ये टिकट का प्राइस है और ये नंबर ऑफ टिकट्स है। तो 1,000 रुपए की 3 टिकट बिकी तो 3,000 रुपए मिले, 500 की 2 टिकट मिली तो 1,000 मिले, 200 की 5 टिकट मिली तो भी 1,000 मिले। और टोटल टोटल हमें कितना पैसा मिला है? तो ये स्कोर रेशो में मत करना, क्योंकि ये अपना टोटल सेल्स है, कितने की बिक्री हुई है वो है। तो टोटल हमें 2.5 करोड़ रुपए की टिकट बिकी है, जबकि 3,000, 4,000, 5,000 का भाग दिया तो आपको 1 की वैल्यू पता चलेगी, है ना। 5 से डिवाइड करा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। अगर 1 की वैल्यू 5,000 है तो टोटल कितनी टिकट बिकी? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताना है, तो 3 + 2 5 + 5 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल 50,000 टिकट्स वर सोल्ड, 50,000 टिकट्स बिकी, भी आपका आंसर है। हम्म। हाँ, मेरी बुक फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगी आराम से आपको। हम्म। मेरी जो मैथ्स की बुक है, आपको पता ही होगा, 3-4 महीने पहले ही लॉन्च हुई थी वो, और लगभग 70 से 80 हजार लोग अभी तक उस किताब को खरीद चुके हैं। हाँ जी, क्लियर है। 1,000 की 3 टिकट, 500 की 2 टिकट, 200 की 5 टिकट, 3,000, 1,000, 1,000, 5,000 हो गया। टोटल 2.5 करोड़ है, एक की वैल्यू 5,000। टोटल टिकट की संख्या बतानी है, इसलिए संख्या का रेशो लेंगे। 3, 2, 5 और 5, 10 का गुणा करा, 50,000 टिकट बिकी होगी, ये आंसर है। हम्म। ऑलमोस्ट क्वेश्चन है बुक में, मैथ फाउंडेशन की ही बुक बनी है वो बेसिकली। हम्म। ठीक है। इंग्लिश वर्जन उसका नेक्स्ट वीक आ रहा है, अगले हफ्ते, पूरी उम्मीद है, या उसके पहले भी आ सकती है, बाकी अब आ रही है इंग्लिश वर्जन उसकी। हम्म। हाँ, भवरकुआ पे मिल जाएगी, ऑफिस से भी। देखो, एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपए, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7 रुपए 50 पैसे और 2.5 रुपए। देखो, पहले दिन जो लोग गए उनसे 15 रुपए लिए, सेकेंड डे जो गए उनसे 7.5 लिए, और थर्ड, तीसरे दिन जो गए उनसे 2.5 रुपए लिए, है ना। और लोग जो गए उनका अनुपात कितना है? वो है 2, 5 और 13, है ना। ये टिकट का प्राइस है और ये नंबर ऑफ पर्सन है, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। तो 15 रुपए की टिकट 2 लोगों ने ली, 7.5 रुपए की टिकट 5 लोगों ने ली, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 37.5। और 2.5 रुपए की टिकट 13 लोगों ने ली, तो 13 दूनी 13 पंजे 65 और 26 और 6 32.5, है ना। और टोटल आपसे बोला है तीनों दिनों में टोटल कितना वसूली रही, उसका औसत बताना है, उसका एवरेज बताना है। ठीक है, वेरी गुड। तो आप इनका टोटल करिए। इनका अगर आपने टोटल करा तो आपको मिलेगा 100, यानी हमें कुल कितना कलेक्शन मिला है? हमारे हाथ में टोटल कितने रुपए आए? 100 रुपए आए, है ना। और ये 100 रुपए जो है सभी लोगों में बांटेंगे, तो सारे लोगों में बांटो, 13 + 5 + 2, 13 + 5 + 2, 20 लोगों में बांटो, यानी औसतन जो हमें मिला वो क्या मिला? 5 मिला। ये आंसर है आपका, ए इसका करेक्ट आंसर है। हम्म। ठीक है,
भाई टोटल हमारे पास 100 रुपए आ रहे हैं और टोटल मेले में कितने लोग घूमने आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं। तो 100 रुपए अगर 20 लोग देंगे तो औसतन जो टिकट का प्राइस आ रहा है वो 5 रुपए आ रहा है। ये आपका आंसर है। ओके है। हम्म। एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया गया, जबकि कर्मचारियों की संख्या 5:3 में कम कर दी। सुनना ध्यान से, कर्मचारियों का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया, यानी उनकी जो सैलरी थी वो 3:4 में बढ़ा दी। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब बड़ा आसान है कि अगर पहले पहले वेतन 3 था तो अब कितना हो गया है, 4 हो गया है ना। ओल्ड और न्यू, भाई 3:4 का मतलब यह है कि पहले अगर हम 3 रुपए दिया करते थे तो अब 4 रुपए दे रहे हैं, है ना। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की संख्या 5:3 हो गई, यानी पहले 5 लोग काम करते थे तो अब 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 रुपए 5 लोग देंगे तो 15 रुपए मिलेंगे। 4 रुपए 3 लोग को देंगे तो 12 रुपए मिलेंगे। ये क्या है पता है, ये उनके एक्सपेंडिचर यानी खर्च का अनुपात है ना। तो 3 से कैंसिल होगा 5 बार, 3 से कैंसिल होगा 4 बार। ये आपको समझ में आ रहा है 5 और 4 क्या है। इस 5 और 4 का मतलब है कि पहले खर्चा अगर 5 था तो अब खर्चा कितने पे आ गया, 4 पे आ गया। पहले कंपनी 5 खर्चा करती थी, अब 4 कर रही है, यानी उसको फायदा हो रहा है। अब देखो यहां क्या लिख रहे हैं, जिससे संस्था को 45,000 का लाभ हुआ। 45,000 का लाभ हुआ यानी 45,000। और यहां देखो पहले 5 का खर्चा था, अब 4 का है, तो रियल में कितने का लाभ हुआ, 1 का, है ना। तो 1 की वैल्यू 45,000 है, तो पुराना खर्चा बताओ, यानी 5 से गुणा कर दो। तो पहले कंपनी का जो खर्चा था इट वॉज 2,25,000, 2,25,000। ए आंसर इसका। ओके दीपक रिटर्न कर दो, फ्रेश मिल जाएगा आपको दूसरा। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको माय कोर्सेज में मिलेंगी भारती जी। हाँ ठीक है। देखो कमेंट हमें सभी के दिखाई देते हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एक बार में हजारों बच्चे पढ़ते हैं और हजारों में हजारों प्रकार के कमेंट आते हैं। अगर सबके जवाब देते रहेंगे तो इंसान पढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए हमने सिस्टम बनाया है, एक बार पढ़ाना शुरू करा तो जो चल रहा है उसके अलावा कोई बात नहीं, कोई इधर उधर के जवाब नहीं, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है उससे। ठीक है, ऐसे जवाब देते रहेंगे तो कभी पढ़ाई हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे सवाल लोगों के बीच बीच में आते हैं, है ना। एडवांस मैथ्स की बुक कब आएगी, एमपीएसआई में मैथ्स हाई लेवल का आता है क्या, है ना। इसके अलावा 26/12/1996 वाले क्या एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं, बुक की प्राइस कितनी है, इस क्लास को देखने के लिए क्या ऑफलाइन आ सकते हैं, सर लास्ट में मोटिवेशन दे देना, अग्निवीर एयरफोर्स का बैच कब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा 6 साल का रिलेशन था, कहीं और शादी कर रही है, सर बहुत डिप्रेशन में हूं। ये कमेंट पढ़ रहा हूं मैं लाइव जो मेरे सामने चल रहे हैं, आप समझ लो कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ूं मैं। इंग्लिश की क्लास कब से चालू होगी, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पेपर कितने नंबर का आता है, मैथ्स धुआं धुआं, क्लास का टाइम सुबह नहीं हो सकता क्या, फाइनली 50 क्वेश्चन हो गए, अच्छा, है ना। फिर और क्या था, और फिर बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप समझो बात को, हर प्रकार के सवाल चलते रहते हैं। अगर मैं जवाब देते फिरूंगा तो पढ़ा नहीं सकता। इसलिए सिस्टम हमारा बड़ा सिंपल सा है। मैं कई लोग तो बीच बीच में पता है क्या पूछते हैं, सर ये क्लास रिकॉर्डेड चला रहे हो आप, ये लाइव हो ही नहीं सकती, आप तो कोई जवाब ही नहीं देते हो, है ना। तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर आप दीवार में माथा ठोकोगे तो
सिर का खून जो है आपका ही निकलेगा, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं दे सकते हैं, खून अपना ही निकलना है। और डिस्टर्ब सब होते हैं, है ना, इसलिए आपको सिर्फ आपका ही कमेंट दिखता है, आपको दूसरों के तो कमेंट दिखते ही नहीं। अभी तो मैंने कुछ पढ़ के बताए हैं, आपको मैं बता दूं तो आप लोटपोट हो जाओ, हंस हंस के बेहोश हो जाओ, ऐसे ऐसे कमेंट चलते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं और टाइम पास वाले लोग भी अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। सारे नहीं होते, लेकिन दुनिया है भाई, हर प्रकार के लोग हर जगह आपको मिलेंगे। इसीलिए हमने सिस्टम बंद करा है कि आप दूसरों के कमेंट नहीं देख सकते, ताकि पढ़ने वाले सिर्फ पढ़ाई करें, उनका ध्यान बस क्लास पे रहे, और टाइम पास वालों का तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, चलें खत्म करें आज का सेशन, यही एंड करते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे ही आपसे बन जाएगा, करने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो हम कल आपको बताएंगे, है ना। कल YouTube पे क्लास कब चालू होगी, YouTube पे क्या करोगे अब जब सब तुम्हें यहां मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्लासेस होंगी प्रैक्टिस के लिए, जब भी होगी बताऊंगा मैं। कल एसएससी जीडी वालों के लिए मैं कुछ लाइव लेके आ रहा हूं कल रात 8 बजे। तो आप में से जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप विनर्स ऐप पर हो या यूट्यूब पे पढ़ते हो, कहीं भी, सबके लिए वो क्लास काम की रहेगी कल रात 8 बजे। तो आप लोग जरूर आ जाना सब लोग। ओके, चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करिए, है ना। पढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।